Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Education Master. So today we are going to study chapter 5, Production Function from Microeconomics of class 11th. So let's get started. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है हमारा प्रोडक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन रिफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट. मतलब प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट इज नॉन एज प्रोडक्शन. Let's take an example. To manufacture shoes, that is output, we need various inputs like leather, nails, land, labor, capital, services of entrepreneur, etc. कि जब हमें फॉर एग्जांपल आपको शूज़ बनाने हैं, शूज़ क्या हो गया आपके लिए, एक आउटपुट हो गया, ठीक है, जिस चीज़ को आपको बनाना है जो कि फाइनल प्रोडक्ट है. शूज़ बनाने के लिए आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारे इनपुट्स चाहिए. कुछ इनपुट्स आप लगाओगे तभी शूज़ बनेंगे. अब वो इनपुट्स क्या हैं? लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है, फिजिकल कैपिटल भी हो सकती है हमारी, लेदर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, कीले वीले जो भी है. सो इन सबको जब आप मिला के इन सब इनपुट्स को आप जब किसी एक आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन. ओके, नाउ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ फीम. हर किसी इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, हर किसी फीम में. जो इको होती है उसमें हम फीम का मतलब होता है कंपनी हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, इट कैन ऑल्सो बी अ फैक्ट्री, आप कुछ भी बोल सकते हो. ओके, सो इन इकोनॉमिक्स सच रिलेशनशिप इज नॉन एज प्रोडक्शन फंक्शन. तो ऐसे जो रिलेशनशिप होता है इनपुट्स और आउटपुट्स का, उसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल कि द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज नॉन एज प्रोडक्शन फंक्शन. ओके, अब प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हमें एक्सप्रेस करना है लाइक सिम्बोकली, अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना हो तो हम कैसे करेंगे? ओ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट I1 I2 I3 एंड सो ऑन. जहाँ पर जो ओ है, ओ का मतलब हो गया आउटपुट ऑफ कमोडिटी, ठीक है, एफ का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, और आई का मतलब होता है इनपुट्स जो कि हमें ज़रूरत होते हैं किसी भी आउटपुट को बनाने के लिए. ओके, सो अगर आपको इसको सिम्बोकली अगर रिप्रेजेंट करने को आ गया फॉर एग्जांपल एक नंबर में, तो आप क्या लिख सकते हो? ओ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट I1 I2 I3 एंड सो ऑन. ओके, अब हम प्रोडक्शन फंक्शन को एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. ठीक है, सपोज अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स with the help of two inputs, say labor L and capital K. Then production function can be written as O chairs is equals to F bracket L K. तो यहाँ पे क्या था कि सपोज आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो चेयर्स को. आप इन चेयर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको दो इनपुट्स की ज़रूरत है. एक इनपुट को हमने ले लिया लेबर, जिसको हमने नाम दे दिया L. दूसरे को हमने ले लिया कैपिटल, जिसको हमने नाम दे दिया K. अब जब आप प्रोडक्शन फंक्शन को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? O चेयर्स हो गई, जो हमारा आउटपुट है, चेयर्स बनानी है हमें, एंड इज इक्वल्स टू में हमने रखा एफ. एफ मतलब क्या है? हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में. ब्रैकेट में हमने रखा जितने भी हमारे इनपुट्स यूज़ हुए हैं, कि कौन से दो ही इनपुट यूज़ हुए हैं, तो एल और के. ओके, आगे समझ. उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइंस द मैक्सिमम चेयर्स ओ चेयर्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन कैपिटल एंड लेबर इनपुट्स. तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमें ये डिफाइन करता है कि आप कितनी मैक्सिमम चेयर्स बना सकते हो विद द गिवन कैपिटल एंड लेबर इनपुट्स. ठीक है, कि जितने आपको इनपुट्स दिए गए हैं उसमें आप कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं. और प्रोडक्शन फंक्शन हमारा इसी चीज़ में हेल्प करता है कि ये जानने में कि आप कितने मैक्सिमम आउटपुट्स बना सकते हो, कितने मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सकते हैं विद द गिवन इनपुट्स की हेल्प से. ओके, if production function is expressed as 250 is equals to 7L 2K, it means 7 units of labor and 2 units of capital can produce maximum of 250 chairs. For example, अगर आपको ऐसे दिया हो कि 250 है, ठीक है, 250 चेयर्स बनानी है, इज इक्वल्स टू में आपको दे दिया 7L और 2K, मतलब 7 आपके पास 7 यूनिट्स ऑफ लेबर हैं और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है. ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ये हमें क्या प्रूफ कर रहा है कि 7 यूनिट्स ऑफ लेबर और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल की हेल्प से हम 250 चेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. मैक्सिमम ऑफ चेयर्स हमारी कितनी बन सकती है इससे? 250. ओके, समझ आ गया. उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज इसमें डिफरेंस आ जाता है पेपर्स में भी. ठीक है, तो ये वाला आप थोड़ा अच्छे से समझना. ठीक है, तो शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स. जो शॉर्ट रन होता है वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके. शॉर्ट रन पीरियड से आप क्या समझ रहे हो? शॉर्ट रन मतलब कम समय, राइट. शॉर्ट रन का मतलब ही अगर आप खुद सोच के देखो तो शॉर्ट मतलब कम. ठीक है, तो शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम होता है जो हमारे पास, जिसमें हम जो आउटपुट्स हैं, आउटपुट्स की वैल्यू
ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जिनको आप चेंज किया जा सकते हैं, ठीक है। तो in the short run, fixed inputs like plant, machinery, building, etc. cannot be changed. It means production can be raised by increasing variable factors, but till the extent of capacity of fixed factors. तो इसको बहुत easy तरीके से अगर हम समझे तो कैसे समझेंगे? जो short run होता है उसमें दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स, दूसरा होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। शॉर्ट रन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो शॉर्ट रन में दो तरीके के फैक्टर्स हो गए, एक होता है फिक्स फैक्टर, एक होता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिक्स फैक्टर में फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो लैंड को, बिल्डिंग्स को, ठीक है, किसी बड़े से प्लांट को। प्लांट यहाँ पे मतलब होता है फैक्ट्री का, नॉट डेट पौधा, ठीक है। तो प्लांट को एंड और भी कई मशीनरीज को, ठीक है, कि अगर आपके पास कम समय है तो आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। आप एकदम से कोई ज़मीन खरीद के नहीं लाओगे, या फिर आप एकदम से एक मशीन खड़ी नहीं कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास कम टाइम है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। अब वेरिएबल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? लेबर्स हो सकती हैं, रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर आपको आउटपुट में इंक्रीज़ लाना है तो आप क्या कर सकते हो? लेबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा लेबर होगी उतना जल्दी जल्दी आपका काम होगा और उतने आपके आउटपुट्स बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा रॉ मटेरियल्स होंगे उतने ज़्यादा। तो वेरिएबल फैक्टर्स में आपके ये वाले एग्जांपल्स हो गए, रॉ मटेरियल्स एंड ऑल दैट थिंग्स, लेबर्स वेबर्स, ठीक है। तो शॉर्ट रन में यही होता है। इसमें आप पे एग्जांपल भी दे रखा है कि एक जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसे इंक्रीज़ करना है अपना आउटपुट को शॉर्ट रन के टाइम पे, ठीक है, उसके पास शॉर्ट रन पीरियड है। तो वो क्या करेगा? देन दिस ऑब्जेक्टिव, अब ये जो ऑब्जेक्टिव है उसका कि उसको अपनी जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ करना है, वो तभी हो सकता है जब वो वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज रहे, बिकॉज वो फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता इन शॉर्ट रन में, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग रन। लॉन्ग रन वहीं पे शॉर्ट रन का अपोजिट होता है। शॉर्ट रन में क्या आता है? छोटा, जब हमारे पास कम टाइम होता है। लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत भरपूर टाइम है, ठीक है। तो लॉन्ग रन रिफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज करके। लॉन्ग रन में कोई वेरिएबल फैक्टर और कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता, इसमें सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। मतलब सभी फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मशीनरी हो, बिकॉज आपके पास बहुत सारा समय है, ठीक है, बहुत सारा टाइम है। और डिमांड के हिसाब से आप अपना जो भी आपका कंडीशन है, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसको आप बदल सकते हो। और जो भी आपके पास इनपुट्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको अपनी आउटपुट बढ़ाना है, उसके लिए आपको लैंड ही बढ़ानी है, ठीक है, तो आप खरीद सकते हो दूसरी ज़मीन, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है, राइट। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड दैट इज़ लॉन्ग इनफ फॉर द फर्म टू एडजस्ट ऑल इट्स इनपुट्स अकॉर्डिंग टू द चेंज इन कंडीशंस। इन द लॉन्ग रन firm can change its factory size, switch to new techniques of production, purchase new machinery etc. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग रन होता है वह कैसा पीरियड होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें इतना इनफ टाइम होता है कि आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है उसको आप चेंज कर सकते हो। चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो मशीनरीज हो, मशीनरी भी नई नई ला के खड़ी कर सकते हो, बिकॉज आपके पास टाइम तो है ही। ओके, सो आई होप आपको लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन के बीच में डिफरेंट भी समझ आया होगा कि क्या होते हैं। सो क्वेश्चन अगर इसमें से आए तो वो ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बीच में अगर आप डिफरेंस लिखोगे तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा कि शॉर्ट रन इज़ द पीरियड इन विच वी कैन इंक्रीज आवर आउटपुट्स बाय ओनली चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम बात करें उसकी क्या कहते हैं लॉन्ग रन की, सो इन लॉन्ग रन वी कैन चेंज आवर आउटपुट, आवर लेवल ऑफ आउटपुट बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फिर यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो शॉर्ट रन में कि शॉर्ट रन में उसके जो जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल्स चेंज कर सकते हो, लेबर्स बढ़ा सकते हो, ये सब चीज़ें। लॉन्ग रन में आप एग्जांपल दे सकते हो कि आप सारी की सारी चीज़ें बढ़ा सकते हो, ठीक है। यू कैन चेंज ऑल द इनपुट्स, या फिर वी कैन से इन लॉन्ग रन देयर ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। ऐसे करके आप डिफरेंस कर सकते हो, और ये जो डिफरेंस है आपकी बुक्स में भी दिए गए होंगे, तो आप याद कर लेना वहाँ से, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, इट इज़ नॉट ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स पे। वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स, मैंने आपको अभी भी बताया कि वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि वेरिएबल फैक्टर्स रिफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन द कैजुअल लेबर पावर विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। जिनको आप शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हो उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? रॉ मटेरियल्स आ गए, फिर कैजुअल लेबर्स जो होती हैं, जो कैजुअल लेबर्स कौन सी होती हैं? जो हम
मतलब लेबर शॉप पे आपको मिलती है ना लेबर्स, वो वाली लेबर्स, ठीक है। तो उनको आप चेंज कर सकते हो। पावर हो गई, मतलब सप्लाई वप्लाई उसकी, बिजली की, फ्यूल, ये सब चीज़ें आप वेरिएबल फैक्टर्स में लिख सकते हो। वेरिएबल फैक्टर्स वेराई करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, डायरेक्टली वेराई करते हैं जो आउटपुट का जो लेवल है उसके हिसाब से। अगर आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो जो रिक्वायरमेंट होगी वेरिएबल फैक्टर्स की वो भी इंक्रीज़ करेगी, एंड वाइस वर्सा। अगर आउटपुट में इंक्रीज़ आएगा तो वेरिएबल फैक्टर को भी आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर आउटपुट में डिक्रीज़ आएगा तो आपको वेरिएबल फैक्टर्स को भी कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ बनाना है, उसकी डिमांड आपकी ज़्यादा हो गई है, लाइक स्पिनर ले लो, ठीक है। बीच में स्पिनर का बहुत चला था कि स्पिनर सब करते रहते थे, सब बच्चों को स्पिनर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी। तो जो स्पिनर वाली कंपनी होगी वो क्या करेगी, उसके पास शॉर्ट टर्म पीरियड है, ठीक है, टाइम कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, स्पिनर्स को बढ़ाने के लिए उसकी जो आउटपुट, ये जो आउटपुट है इसको इंक्रीज़ करने के लिए वो अपने लेबर्स को इंक्रीज़ करेगी ठीक है, अचानक से, क्योंकि डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब बच्चों में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया कुछ दिनों बाद, ठीक है, तो उस टाइम तो उसने बढ़ा दी थी अपनी सारी की सारी लेबर्स। अब जब बच्चों के बीच में बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर दिया तो उसकी जो डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी। अब डिमांड कम हुई तो डिक्रीज़ होगा उसकी प्रोडक्शन में भी, स्पिनर की। अब प्रोडक्शन में डिक्रीज़ हुआ तो जो जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स होंगे उसमें भी डिक्रीज़ होगा, और वो अपने आधे से ज़्यादा लेबर्स जो होंगे उनको फ्री कर देंगे एंड उनको काम पे नहीं रखेंगे, ऐसे वैसे हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। उसके बाद इट मस्ट बी नोटेड दैट वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ जीरो इनपुट। ये चीज़ भी आपको नोट करनी है कि जो अगर आपका जो आउटपुट है वो ज़ीरो है तो आपका जो वेरिएबल फैक्टर्स होंगे उनकी ज़रूरत नहीं होगी। जब आप कुछ बना ही नहीं रहे हो तो उसमें वेरिएबल फैक्टर्स की ज़रूरत ही क्या है, किसी लेबर की ज़रूरत नहीं, किसी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिक्स फैक्टर्स की। फिक्स फैक्टर्स रिफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। फिक्स फैक्टर्स में आप एग्जांपल ले सकते हो प्लांट का, मशीनरी का, बिल्डिंग का, लैंड का, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे फिक्स फैक्टर्स में। आप जो क्वांटिटी होती है फिक्स फैक्टर्स की वो सेम रहती है, चाहे आउटपुट ज़ीरो हो, चाहे आपका आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा हो, चाहे आपका आउटपुट डूब रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपकी कंपनी चाहे लॉस में जा रही है, डूब रही है, जो मर्जी कर रही है, ठीक है, पर जो फिक्स फैक्टर होंगे वो सेम रहेंगे, उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल लैंड है, ठीक है, अब लैंड जो है वो तो लैंड रहेगा ही ना, उसमें उसको क्या ही मतलब पड़ेगा, चाहे आप लॉस में जा रहे हो, चाहे आपका बिक रहा है नहीं बिक रहा। आप सपोज कर लो कि आपके पास एक दुकान है, ठीक है, आप एक दुकान चला रहे हो और आपकी जो दुकान है वो रेंट पे है, ठीक है। अब आपकी बिक्री हो ना हो, आपको प्रॉफिट हो ना हो, जो मर्जी हो, ठीक है, आपकी जो कंडीशन है उससे लैंड को, आपकी जो दुकान है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उसका जो दुकान का जो रेंट है वो तो देना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में भी डिफरेंस आ जाता है कभी कभी, सो यू कैन ऑल्सो लर्न दिस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। वही दो तरीके के टाइप होते हैं हमारे, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, जिसको आप वेरिएबल प्रोडक्शन टाइप भी कहते हैं, और दूसरा आता है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको आप कांस्टेंट प्रोडक्शन टाइप भी कहते हो। ये भी बहुत ईजी है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट वाइल कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसमें से ले रखा है ये, ठीक है। और जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हमेशा पेपर्स में आता ही आता है, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को आपको चेंज करना है और बाकी सबको आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। सिर्फ एक आपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा दिया तो आप देख रहे हो कि कितना इंक्रीज़ आ रहा है मेरे आउटपुट में, ठीक है। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप हो जाता है, और इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया है बहुत ब्रीफली इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, ठीक है। और ये क्वेश्चन बन के आता है। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हम कांस्टेंट प्रोडक्शन टाइप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप लॉन्ग रन प्रोडक्शन function refers to a situation when outputs is increased by increasing all the inputs in simultaneously and in the same proportion. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप आउटपुट को इंक्रीज़ करते हो, सारे के सारे इनपुट्स को इंक्रीज़ करके सिमिलटेनियसली, मतलब बराबर तरीके से आपने सारे के सारे इनपुट्स को इंक्रीज़ करा है थोड़ा थोड़ा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था स्पिनर वाले का, ठीक है। तो आपको स्पिनर की जो डिमांड है वो अचानक से बढ़ चुकी है, ठीक है। अब आपके पास टाइम तो भरपूर है, ठीक है, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं हम।
आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी फैक्ट्रीज भी बढ़ा सकते हो, आप कुछ भी मशीन्स भी और ला सकते हो स्पिनर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, आप सारे के सारे जितने फैक्टर्स होंगे उनको थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे। पर शॉर्ट रन में, जिसमें हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को बढ़ाया है। फॉर एग्जांपल आपने लेबर को बढ़ा दिया और सारी सारी चीज़ें सेम रहने दी है, ठीक है, सिर्फ लेबर आपने बढ़ाई है, तो उससे आप देखोगे कि कितना आपका फ़र्क आ रहा है आउटपुट जो भी आपका बन रहा है उसमें, ठीक है। यही दो होते हैं हमारे टाइप प्रोडक्शन फंक्शन के, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आता है हमारा मेन थिंग्स कुछ, ये टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट आपने सुना भी होगा। ये वाली चीज़ें हमारे पेपर्स में बहुत आती हैं, और इसमें से एक न्यूमेरिकल बन के आएगा, बहुत ईजी न्यूमेरिकल होता है, MP TP ये सब चीज़ें निकालनी होती है, अभी हम इसको भी सीखेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। Product or output refers to the volume of goods produced by a firm or an industry during a specified period of time। यहाँ पे हम period of time की बात करते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं, आप आउटपुट को प्रोडक्ट कहो या आउटपुट कहो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट और आउटपुट होता है, प्रोडक्ट या आउटपुट, उसका मतलब क्या हुआ, रिफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स, कितनी वॉल्यूम ऑफ गुड्स एक कंपनी या एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड, मतलब एक टाइम आपने दे दिया किसी चीज़ के लिए, ठीक है, और उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप कितने आउटपुट को प्रोड्यूस कर पा रहे हो, डैट इज़ नॉन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये 3 तरीके के एंगल्स होते हैं इसमें। सबसे पहला होता है टोटल प्रोडक्ट, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, तीसरा होता है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ओके सो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल प्रोडक्ट की, तो टोटल प्रोडक्ट में क्या होता है, मैं आपको बोल के बताती हूँ ऐसे, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जितना भी आपने आउटपुट, जितने भी आपके आउटपुट बने हैं उन सबका टोटल करना, ठीक है। टोटल से आपको वैसे ही समझ आ रहा है कि टोटल प्रोडक्शन को ही टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको कैसे निकाला जाता है, जितने भी आपके आउटपुट्स बने हैं उन सबको सम अप करके। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ बनाया है और उसमें आपने ऐड ऑन कर दी एक और यूनिट को, ठीक है। जब आपके प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में एक और यूनिट ऐड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर आप बुक में से एक बार इसको रीड आउट भी कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये। एवरेज प्रोडक्ट में क्या होता है, एवरेज निकालना, ठीक है। तो जब आप टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट की एवरेज करके देखते हो, या फिर इट इज़ द एवरेज ऑफ जो भी आपने बनाया है उसका, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 के 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम एक बहुत मेन चीज़ पे आ जाते हैं, डैट इज़ रिटर्न टू अ फैक्टर, डैट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से कॉन्सेप्ट। तो रिटर्न टू अ फैक्टर refers to the resultant increase in the total product return when only one factor increased, keeping all the other factors fixed, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है उसमें क्या होता है, जब आपकी जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जो टोटल आउटपुट है आपका इंक्रीज़ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किसी एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करके, और बाकी सबको आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और LVP, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, LVP, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज होता है प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन में इस लॉ का बहुत ज़्यादा काम आता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज, इसको हम लॉ ऑफ रिटर्न या फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर्स, ये सब भी बोलते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड। आपकी अगर डेफिनेशन आएगी लिखने के लिए कि डिफाइन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सॉरी, ठीक है। तो उसमें आप क्या लिखोगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन LVP स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज quantity of only one input keeping other inputs fixed, total product initially increases at an increasing rate, then at decreasing rate, and finally at a negative rate. सो जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है वो हमें ये बताता है कि जब आप इंक्रीज़ करते हो क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट की, ठीक है, किसी भी एक इनपुट को जब आप इंक्रीज़ करते हो, बाकी सारे के सारे इनपुट्स को फिक्स्ड रख के, बाकी सारे इनपुट्स को कांस्टेंट रख के, तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो सबसे पहले तो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, उसके बाद वो डिक्रीज़ करेगा, और उसके बाद फाइनली वो कहाँ पहुँच जाएगा, नेगेटिव रेट पे पहुँच जाएगा। जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है उसको आप 3 फेसेस में भी डिवाइड कर सकते हो, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3।
इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे न्यूमेरिकल की हेल्प से। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिक्स फैक्टर्स जो है, फिक्स फैक्टर हमेशा सेम ही रहते हैं, तो यहाँ पे 1 1 1 1 ही हमने ले लिया है फिक्स फैक्टर्स को। वहीं पर अगर हम बात करें वेरिएबल फैक्टर्स की, तो जब हमारा टीपी जो था, टोटल प्रोडक्ट हमारा 10 था, तो हमारा जो वेरिएबल फैक्टर था वो 1 था, और एमपी भी हमारा क्या था, 10 था। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट 30 हुआ, तो जब हमारा वेरिएबल फैक्टर 2 हुआ, तो जो टोटल प्रोडक्ट था हमारा क्या बन गया, 30, और एमपी क्या हो गया हमारा, 20। फिर हमने जब 3 लिया तो 45 हो गया टीपी, और एमपी 15 हो गया। ऐसे ही करते करते हमने कर दिए। उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से, तो जब हमारे वेरिएबल फैक्टर 1 2 पे थे, जब हमने 1 लिया तो हमारा टीपी 10 था, फिर 2 लिया तो 30 हो गया, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और एमपी में भी क्या हुआ, पहले 10 था फिर 20 हुआ, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये इंक्रीजिंग रेट पे हो रहे हैं, तो हमारा ये वाला क्या हमने दे दिया इसे फेज़ 1। हमारे जो पेपर होता है उसमें ये भी आ जाता है कि कैसे आप मतलब क्लासीफाई करो 3 फेजेज़ इसके प्रोडक्शन के, या फिर ये सब चीज़ें आ जाती है, ठीक है। लॉ वेरिएबल पोर्शन के 3 फेजेज़ बताओ डिवाइड कर करके, तो वो भी आपको समझनी ज़रूरी है। इसलिए जब तक इंक्रीज़ हो रहा होगा तो आपको उसको मतलब एक हद तक जहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो वो हमारा बन जाता है फेज़ 1, ठीक है। 10 30 तो इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, 45 हुआ, इंक्रीज़ ही चल रहा था अभी। फिर टोटल प्रोडक्ट अभी इंक्रीज़ ही हो रहा है, 30 से 45 हो गया, 45 से 52 हो गया, फिर 52 फिर से। तो ये क्या हुआ, अभी हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर रहा है। वहीं पे अगर हम देखें एमपी को, तो जो एमपी है उसमें क्या हो रहा है, पहले वो 10 था, फिर वो 20 हुआ, उसके बाद क्या हो गया 15, मतलब ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। फिर 15 से 7 हो गया, फिर 7 से सीधा 0 पहुँच गया। तो ये हमारा हो गया अभी टीपी इंक्रीज़ ही हो रहा है और एमपी डिक्रीज़ करना शुरू हो गया है, तो फेज़ 2 हो गया ये हमारा। उसके बाद लास्ट जब हमने देखा तो टीपी जो था 52 से कहाँ पे पहुँच गया, 48 पे। इसका मतलब क्या हुआ, टीपी अब डिक्रीज़ कर रहा है, तो जो एमपी हो गया वो क्या बन गया, नेगेटिव हो गया। तो ये हमारा हो गया फेज़ 3, ठीक है। ऐसे करके हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अब हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तरफ हमने रखा हुआ है वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्शन को, ठीक है, और नीचे रखे हुए हैं हमने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल को, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे बन रहा है। जो ऊपर वाला है वो टोटल प्रोडक्शन का है और नीचे वाला जो है वो एमपी का है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट का। ऊपर वाला टोटल प्रोडक्ट के लिए हमने बनाया हुआ है, नीचे वाला मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए बनाया हुआ है। ये आ भी जाता है पेपर्स में भी कि बना हुआ है ऐसे करके, तो आप बना सकते हो, ठीक है। और इनको हमेशा डायग्राम को ऊपर नीचे बनाना होता है टोटल, या तो आप एक ही डायग्राम में बना के दिखा दो, शो कर दो टोटल प्रोडक्ट को भी मार्जिनल प्रोडक्ट को भी। और अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो सामने सामने नहीं बनाना, ऊपर और नीचे बनाने, ठीक है। अब हमारा दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये बहुत कम आता है पेपर्स में, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन more and more unit of a variable factor are employed with a fixed factor, कि जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमें क्या बताता है कि जब हम मतलब मोर एंड मोर यूनिट्स जो हैं वेरिएबल फैक्टर की हम एम्प्लॉय करते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल, हमेशा वो गिरेगा, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ कि मार्जिनल रिटर्न डिमिनिश व्हेन प्रोपोर्शन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर इंक्रीज, कि जब वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स के बीच में जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज़ करेगा, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा हमेशा डिक्रीज़ करेगा, हमेशा फॉल करेगा। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट का डिमिनिशिंग मतलब क्या हो गया, डिक्रीज़ होना। आप ये भी ध्यान रखना कि कई बार डायग्राम भी आ जाते हैं, तो डायग्राम अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है, टेबल दे नहीं रखी, तो आप सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस बना देना, एक्स एक्सिस बना देना और बीच में से एक लाइन खींच देना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे नीचे खींची हुई है। अगर आपका वैसे आ रहा है, टेबल दे के आ रहा है कि टेबल की हेल्प से आपको डायग्राम शो करना है, तो फिर तो और अच्छी बात है कि अच्छे से आप मतलब उसको पॉइंट आउट कर करके बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिक्स फैक्टर हमारे 1 1 1 है, वेरिएबल फैक्टर जब 1 था तो टीपी कितना था 12 और एमपी भी कितना था 12। जब वेरिएबल फैक्टर 2 हुआ तो जो टीपी था वो कितना हो गया 22 और एमपी कितना हो गया 10। जब वेरिएबल फैक्टर 3 था तो हमारा टीपी 30, एमपी 8। अब आप ध्यान से देखो तो वेरिएबल फैक्टर्स तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स के बढ़ने के साथ साथ टीपी हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो भी बढ़ रहा है, पर जो एमपी है वो फॉल हो रहा है, एमपी धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, समझ आया। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर और टीपी बढ़ेंगे, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा तो टीपी बढ़ेगा, पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमेशा फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा, ओके। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें कि रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, ऐसी चीज़ें आ जाती है और ये हमारे पेपर में भी
पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, मतलब टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताओ, एपी और उसके बीच में बताओ, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ओके, सो टीपी और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अभी हमने जब देखा मार्जिनल प्रोडक्ट और टीपी का जो ड्राइंग देखी थी हमने डायग्राम, उसमें क्या था, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एमपी इंक्रीजेज। जब टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, तो जो एमपी होता है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। जब टीपी इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब जब वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, तो जो एमपी होगा वो क्या करना शुरू हो जाएगा, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब टीपी मैक्सिमम होगा, जब टीपी अपनी मैक्सिमम रेट पे होगा, तो जो एमपी होगा मार्जिनल प्रोडक्ट वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और जब टीपी डिक्रीज करता है तो एमपी जो होता है वो नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। इसको आप छोटे छोटे उसमें भी देख सकते हो, और अगर आप इसको एक बार बुक से देखोगे ना तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। और ये बहुत ईजी सा है, न्यूमेरिकल्स भी इसमें बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें कि रिलेशनशिप क्या होता है एपी और एमपी के बीच में, तो सबसे पहला होता है कि जब एमपी बड़ा होता है एपी से तो एपी इंक्रीज करता है। जब एमपी और एपी दोनों इक्वल होते हैं तो एपी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है एंड इट्स और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। जब एपी एमपी से बड़ा होता है तो एपी फॉल करता है, और जो एमपी होता है जब वो नेगेटिव हो जाता है तो जो एपी होता है वो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। ये कुछ रिलेशनशिप है, ये आपको बस रट भी सकते हो एंड यू कैन से आप याद भी कर सकते हो इनको। और इसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं इसकी एक थोड़ी सी अलग से वीडियो बना दूंगी कि एमपी और टीपी के बीच में कैसा होता है। और अगर आपको एमपी और टीपी एमपी दिया हो तो आपको टीपी कैसे निकालना है, टीपी दिया हो तो एमपी कैसे निकालना है, वेरी इजी होता है ये, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू।